नमस्कार। पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आया था जो बोल रहा था कि एसिड रिफ्लक्स का फाइनल सॉल्यूशन सर्जरी होता है। और वैसे ही एक पेशेंट और थे मेरे पास जो कुछ महीने पहले आए होंगे। उनको लगभग 3-4 साल से वो एसिड रिफ्लक्स से परेशान थे और उन्होंने 3 साल पहले सर्जरी की थी, यही सर्जरी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वो 3 साल पहले सर्जरी करने के बावजूद भी इतने परेशान थे कि वो खुद मेरे पास आकर बोल रहे थे कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने ये सर्जरी कर दी। और खुद एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी करवा रहे हैं और खुद बाद में इतने परेशान हो रहे। तो और एक पेशेंट बोल रहा है कि एसिड रिफ्लक्स का फाइनल सॉल्यूशन सर्जरी होता है। ये दो इंसिडेंसेस जो है मेरे प्रैक्टिस में, जिनसे मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में जानकारी देना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सर्जरी है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या इसके जो फ़ायदे कितने हैं और कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं, इसकी जो पूरी सच्चाई है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि ये सर्जरी की सच्चाई क्या है। देखिए, एसिड रिफ्लक्स में होता क्या है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, मतलब इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है, वहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो लूज हो जाता है, जिसके कारण स्टमक में जो एसिड बनता है वो ऊपर जाता है इसोफेगस में और फिर आपको जलन होना, हार्ट बर्न होना, ये सब सिम्टम आते हैं। अगर किसी ने मेरा एसिड रिफ्लक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखना ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, अभी हम बात करते हैं कि ये जो सर्जरी है इसमें क्या करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो स्फिंक्टर है लूज है मतलब वो उसकी जो लैक्स हो गया है। आपने अगर एंडोस्कोपी की होगी तो एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में लिख के आता है कि लैक्स LES मतलब क्या है कि जो स्फिंक्टर है वो उसकी लैक्सिटी हो गई मतलब वो लूज हो गया है। जैसे इलास्टिक रहता है वो लूज खींच के लूज हो जाता है, उसी तरह ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है, जिसके कारण वो क्लोज नहीं हो पाता। और वो क्लोज नहीं हो पाता है तो स्टमक का एसिड ऊपर जाता है। फिर ये लोग सर्जरी में करते क्या है कि स्टमक का जो अपर पार्ट है, जिसको फंडस बोला जाता है, वो पार्ट और इसोफेगस, इसको ऐसे मतलब रैप करके इसोफेगस को रैप करते हैं और उस वहाँ पे स्टिचेस लगा देते हैं। उस स्टिचेस के कारण क्या होता है कि जो लैक्स हुआ, जो लूज हुआ स्फिंक्टर है, उसमें जान आ जाती है। मतलब स्फिंक्टर में तो जान नहीं आती है, लेकिन वो किसी तरह स्फिंक्टर का जो फंक्शन है वो स्टिचेस के सहारे करना चाहते हैं, या फिर उस स्टिचेस के वजह से स्टमक में जो एसिड है वो ऊपर नहीं जाता है, जिसके कारण ये सर्जरी के बाद आपके इसोफेगस में जो जलन होती है ये रुक जाती है या कम हो जाती है। ये मतलब ये ओवरऑल ये सर्जरी होती है। अभी देखिए, सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत मतलब आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा तरह से इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको लगता होगा कि मैं एक हवा में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक आर्टिकल मतलब जो रिसर्च पेपर है वही आपको पढ़ के दिखाता हूँ, जिसमें स्पष्ट तौर पर, और ये रिसर्च पेपर यही गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने किया हुआ है, ऐसे नहीं कि किसी आयुर्वेद वालों ने इन पे रिसर्च किया है। ये जो रिसर्च पेपर है ये पब्लिश करने वाले जो इंस्टीट्यूट है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की इंस्टीट्यूट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर पढ़ना ताकि आपको इसकी सच्चाई पता चले। देखिए, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस ये कि गैस ब्लोट सिंड्रोम, मतलब पेट में गैस हो जाना, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं। जैसे पेट फूला फूला रखता है, फूला हमेशा रहना, ये 85% लोगों में, अप टू 85% लोगों में ये सिम्टम पाया जाता है ऑपरेशन के बाद। दूसरा है डिस्फेजिया, मतलब क्या होता है कि निगलने में तकलीफ होती है। अप टू 50% लोगों में निगलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। डायरिया किसी में हो जाता है, लगभग 30% लोगों में डायरिया हो जाता है। या रिकरेंट हार्ट बर्न लगभग 62% लोगों में होता है। रिकरेंट हार्ट बर्न का मतलब है जलन होना, मतलब ऑपरेशन के बाद भी आपको जलन हो सकती है, ऑपरेशन के बाद भी आपको ब्लोटिंग
ब्लीडिंग हो सकती है, ऑपरेशन के बाद आपको डायरिया हो सकता है, और न जाने कितने सारे सिम्टम, जैसे कि किसी को एसिड रिफ्लक्स की वजह से नोज़ में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, गले में फंसा हुआ लगता है, या फिर एनर्जी नहीं लगती, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी सिम्टम वैसे ही रहते हैं। सिर्फ एक ही सिम्टम में ऑपरेशन का फ़ायदा हो सकता है, और वो सिम्टम है हार्ट बर्न, जिसको जलन बोला जाता है। मतलब जैसे खाया हुआ ऊपर आ जाना है और जलन होना, ये सिम्टम में कुछ हद तक राहत मिलती है, बाकी किसी सिम्टम में राहत नहीं मिलती। इनफैक्ट ऑपरेशन के बाद ब्लोटिंग की समस्या या फिर ब्लोटिंग की समस्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह है कि आपने स्टिचेस तो लगा दिए, आपने क्लोज तो कर दिया, लेकिन जो पेट में गैस बन रही थी वो डकार के स्वरूप में हम बीच बीच में जो डकारें आती है थोड़ी बहुत, उस स्वरूप में बाहर पड़ती है, लेकिन हमने ऊपर ऐसे पैक कर दिया है कि डकार आ नहीं सकती, उल्टी हो नहीं सकती, तो पेट के अंदर ही कहीं ना कहीं दब रहा है। तो क्या होगा, पेट फूलेगा, पेट भरा भरा लगेगा, भारी लगेगा, और यही चीज़ें आपको ज़िंदगी भर फॉलो करनी है। फिर इसके लिए अलग दवाई लो, ऑपरेशन करो, उसमें खर्चा करो, फिर ये प्रॉब्लम झेलो और इसके लिए अलग ट्रीटमेंट लो। ये कौन सा ट्रीटमेंट है भाई? ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये क्या है कि आपने एक चीज़ लूज हुई थी, उसको स्टिचेस मार के रोक दिया, लेकिन वो लूज क्यों हुई थी? लूज होने का एक ही मतलब है कि आपका जो डायफ्राम है उसकी पोजीशन सही नहीं है। इसके बारे में भी मैंने एसिड रिफ्लक्स के वीडियो में बात की है, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये जो स्फिंक्टर है ये डायफ्राम से ही बना हुआ है, और डायफ्राम अगर सही पोजीशन पे नहीं है, इस वजह से उसका फंक्शन नहीं कर पा रहा है। आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी, सीधा स्टिचेस मार दिया, कुछ होने वाला नहीं। दूसरी चीज़, ये ऑपरेशन फेल होने का या फिर ऑपरेशन के बाद ये सब सिम्टम क्यों आते हैं? इसकी वजह है कि आपका जो मुंह है, मुंह से लेके आपका एनस तक, ये जो मार्ग है इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और एक पाइप की तरह होता है, मतलब जिसमें से एक हॉलो पोर्शन रहता है, जैसे पाइप में जगह होती है जहाँ से फूड जाता है और फूड का डाइजेशन होकर आखिरी में मल के स्वरूप में उसको बाहर फेंका जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बोला जाता है डाइजेशन। ओके, अभी ये डाइजेशन की प्रोसेस में वात, अपने शरीर में जो वात, पित्त, कफ होते हैं, इनका बेहद बढ़िया, मतलब इन्हीं का रोल होता है इसको पाचन करने में, और सबसे ज़्यादा रोल होता है वात का, क्योंकि वात ही है कि जो पित्त और कफ की गति को कंट्रोल करता है। जब तक वात आपका बैलेंस रहेगा ना, तब तक पित्त और कफ कभी बैलेंस नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन ये जो एसिड रिफ्लक्स होता है इसमें वात डिस्टर्ब हुआ रहता है, और वो वात जो आपका पित्त है उसको डिस्टर्ब करता है, और फिर एसिड रिफ्लक्स होता है। आप जब स्टिचेस लगा देते हो तो ये वात की जो गति है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वात घूमता है ना, वात की जो नॉर्मल गति है, उस पर आप कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हो, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। और एक जगह अगर आप वात की गति को डिस्टर्ब करोगे ना, तो कहीं और वो उसका सिम्टम दिखाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वात को आपने यहाँ रोक दिया। हवा कभी रुकती है क्या? हवा को अगर आप एक जगह रोकोगे, सपोज आपके पास बलून है, उसको फुलाओगे, एक जगह बलून दबाओगे तो कहीं और फूलता है, सीधी सी बात है। उसी तरह ये जो वायु है ये क्या करता है, यहाँ पे जहाँ स्टिचेस मारे हुए हैं वहाँ पे उसकी गति को रोका जाता है, उसी वजह से वो ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न करता है, कभी डाइजेशन की समस्या उत्पन्न करता है, कभी लूज मोशन करता है, कभी न जाने क्या सिम्टम्स आएंगे, कोई भरोसा नहीं वात का। तो ये जो वात की गति को रोकने का जो काम ऑपरेशन में हो रहा है, इसी वजह से सब कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है, हम ये नहीं बोल रहे कि ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑपरेशन में एक फ़ायदा होता है कि आपको जो हार्ट बर्न है ये कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें वैसी ही रहती है जिसके लिए आपको दवाइयाँ खानी ही है, सीधी बात। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन में फेल्योर रेट ज़्यादा है, जैसे कि कुछ लोगों में पहले 2 साल के अंदर ही ये ऑपरेशन वापस करना पड़ता है, क्योंकि आपने स्टिचेस मारे हुए हैं, और मैं बोला कि वहाँ वात घूम रहा है, तो वात की जो गति है वो स्टिचेस को कभी लूज भी कर सकती है, तो फेल्योर हो जाता है। वापस स्टिचेस मारो, वापस ऑपरेशन करो, और ये सिलसिला चालू ही रहते रहेगा। इससे अच्छा
इससे अच्छा एसिड रिफ्लक्स के रूट कॉज को पहचानो। रूट कॉज क्या है? एक तो डायफ्राम है और ये जो वायु की गति है, मतलब पाचन क्रिया जो है, ये अगर आपने दोनों को बैलेंस कर दिया ना, डायफ्राम को हम बैलेंस करेंगे, डायफ्राम को हम स्ट्रांग करेंगे किससे? ब्रीदिंग टेक्निक से। और जो वायु की गति है या वायु पाचन क्रिया है, उसको हम आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ उसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, और डायफ्राम का ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। तो अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ दोनों की कंबाइंड ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो, तो आप आपका एसिड रिफ्लक्स पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हार्टबर्न ठीक होगा या जलन ठीक होगा। इसमें होगा क्या कि आपके शरीर के सारे लक्षण, मैं क्या बोल रहा हूं, एसिड रिफ्लक्स के कारण जो भी शरीर में लक्षण उत्पन्न हुए हैं, वो सभी लक्षण आप इस तरह की ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हो। इसका मतलब है जो पूरी तरह से अंदर से ठीक होना जिसको बोलते हैं ना, ये दो तरीके से आप ठीक हो सकते हो। अगर आपको लगता होगा कि ये बातें हवा में कर रहा हूं या कुछ भी आपको इस पे संदेह होगा, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कोई भी पेशेंट ने ऑपरेशन के पहले ये वीडियो जरूर देखना और ये आर्टिकल पढ़ना, जो रिसर्च आर्टिकल है, वो रिसर्च पेपर है, वो जरूर पढ़ना। बाद में निर्णय आपका है, आपको क्या करना है आपके शरीर के साथ, ये निर्णय आपका है। बताना मेरा काम है, निर्णय लेना आपका काम है। अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।